दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्टेट बॉर्डर्स इतने इर्रेगुलर और जिगजैग क्यों हैं? अगर आप इसे यूएस स्टेट्स से कंपेयर करें तो पाएंगे कि वहां के बॉर्डर्स एकदम स्ट्रेट और नीटली प्लान्ड दिखती हैं, लेकिन हमारी काफी क्लमजी लगती हैं। यकीन मानिए, इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के अंत में आप भी हमारे साथ एकमत होंगे कि भारत के इंटरस्टेट बाउंड्रीज क्लमजी हैं, येट ब्यूटीफुल हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस के दिनों में पीछे जाना होगा। यूएस के बॉर्डर्स अक्सर बैरन लैंडफॉर्म्स पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फॉलो करके बनाई गई थी, लेकिन इंडिया बैरन कभी नहीं था। यहाँ एक रिच एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई है। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट हमेशा से एक्सप्लोरर्स, ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेजर हंट की तरह रहा है। वक्त के साथ साथ यहाँ के बॉर्डर्स बदलती रही, जो अक्सर बैटल्स में जीते गए इलाकों पर डिपेंड करती थी। जैसे अशोका किंगडम बहुत पावरफुल था, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। जब मुगल्स का राज था, तब भी लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट उनके अंडर था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। अपने पीक पर चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की एक डोमिनेंट ताकत थी, जिनका एम्पायर पूरे तमिलनाडु से लेकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, श्रीलंका और मालदीव्स तक फैला हुआ था। वहीं जब ब्रिटिश राज का दौर आया तो उनकी टेरिटोरीज म्यांमार तक एक्सपैंड हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। मतलब बाउंड्रीज कभी स्टैटिक नहीं रही। ब्रिटिशर्स ने 200 साल राज किया और टेरिटरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 डायरेक्टली गवर्न्ड प्रोविंस, जहां बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब शामिल थे। नंबर 2 था प्रिंसली स्टेट्स, यानी 565 ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश क्राउन का पैरामाउंट सी एक्सेप्ट करती थीं। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना। इंडिया का पार्टीशन पहले ही एक दर्दनाक एक्सपीरियंस था, और लीडरशिप के सामने इतनी सारी मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक आइडेंटिटीज को एक झंडे के नीचे लाना एक मैमथ टास्क था। स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन रैंडम नहीं हो सकता था। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का बैलेंस बहुत जरूरी था। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का यूज किया गया, जिससे रूलर्स अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी रिटेन करते हुए इंडिया ज्वाइन कर सकते थे। कुछ छोटे स्टेट्स को पड़ोसी प्रोविंसेस में मर्जर कर दिया गया। बहुत से रूलर्स अनसर्टेन थे और रिलक्टेंट भी, इसलिए उन पर प्रेशर डाला गया ताकि इंडिया का बैल्कनाइजेशन न हो। इसका मतलब यह है कि यूनियन यानी देश का फ्रेमवर्क इतना मजबूत होना चाहिए जो स्टेट्स को एथनिक, रिलीजियस या कल्चरल लाइंस के नाम पर बिखरने या अलग होने से रोके। एक तरह से देश की एकता यानी इंटीग्रिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, ताकि कोई भी स्टेट किसी खास आइडेंटिटी के बहाने फ्रैगमेंटेड ना हो सके। ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स के टूटने से हमने यह सीख ली थी। कुछ बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे हैदराबाद के नवाब ने जब इंडियन यूनियन में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, तब नवाब के इनकार के बाद मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। इस इंटीग्रेशन में वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल बहुत क्रूशियल था। उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाया। प्राइवी पर्सेस की इंटेंसिव्स यानी एनुअल पेमेंट्स
और फिर प्रेशर का यूज करके। इंडिपेंडेंस के समय पर प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शंस थे कि वो या तो इंडिया ज्वाइन करे या पाकिस्तान। जूनागढ़ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ मिलने का अनाउंस कर दिया, यह कहकर कि स्टेट सॉवरेन है। नवाब ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का अनाउंस तो किया, लेकिन रियलिटी यह थी कि जूनागढ़ चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था। वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ अरेबियन सी का रास्ता ही बचा था। फ्यूचर में इससे बड़े कम्युनल टेंशन्स होने का डर था जो पहले से ही भड़क रहे थे। इंडिया ने इस एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और जूनागढ़ पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया। साथ ही मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी गई, जिसने एक बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया। इसी बीच स्टेट के अंदर भी रेबेलियन यानी विद्रोह शुरू हो गए थे। बाद में जब प्लेबिसाइट यानी डायरेक्ट वोट हुआ तो लोगों ने ओवरवेलमिंगली इंडिया के पक्ष में वोट किया। इंडिया के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में हैदराबाद के बाद जूनागढ़ आखिरी बड़ी रुकावट थी। इससे थोड़ा अलग केस जम्मू एंड कश्मीर का था। वहां के रूलर महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। शुरुआत में महाराजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के ट्राइबल फोर्सेस यानी कबालियों ने कश्मीर पर इन्वेड किया तो उन्होंने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद ही पहली इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हुई। सौराष्ट्र मत्स्य यूनियन, राजस्थान यूनियन, मध्य भारत यूनियन, पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन और ट्रेवनकोर कोचीन जैसे यूनियंस को कोवेनेंस के जरिए बनाया गया था। इंडियन यूनियन में प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर के दौरान कोवेनेंस वो लीगल एग्रीमेंट्स था जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने लीड किया था। इन एग्रीमेंट्स की वजह से प्रिंसली यूनियंस बनना आसान हो गया, क्योंकि रूलर्स ने अपनी गवर्निंग पावर्स यानी राज करने की शक्ति सरेंडर कर दी थी। इसके बदले में उन्हें गारंटीड फाइनेंशियल हेल्प, पर्सनल प्रिविलेजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे दिए गए। यह सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन ऐसा था नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लेगेसी में सोशो इकोनॉमिक कल्चर्स आपस में बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं, यानी इंटरट्वाइंड है। इन सबको एक छतरी के नीचे लाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। प्रिंसली स्टेट्स को नए इंडियन डोमिनियन में स्मूथली मर्ज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मर्जर एग्रीमेंट और कोवेनेंट जैसे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। इन डॉक्यूमेंट्स को मेनली स्टेट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वीपी मेनन ने ड्राफ्ट किया था, जिसमें फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी के सुंदरम का बहुत बड़ा योगदान था। साउथ में स्टेट्स अक्सर लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए, जैसे तेलुगु के लिए आंध्रा। इसके अलावा पुराने जमाने से रिवर्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट की वजह से जो बॉर्डर्स हमेशा से इरेगुलर रहे हैं। ब्रिटिशर्स हमेशा कहते थे कि इंडिया कभी एक नेशन नहीं था और ना बनेगा। वह चाहते थे कि हम आपस में लड़ते रहें और उनकी जरूरत पड़ती रहे। वो लोग इंडिया नाम के देश को लेकर थोड़े स्केप्टिकल थे, क्योंकि वो पहले ही 1905 के बंगाल पार्टीशन का अंजाम देख चुके थे, जब बंगाल को वेस्ट और ईस्ट में तोड़ा गया था। उस वक्त के कम्युनल राइट्स ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। पाकिस्तान के बनने से भी बिल्कुल वैसा ही माहौल पैदा हो गया था। ब्रिटिशर्स इस मेंटालिटी के साथ देश छोड़ रहे थे कि आज नहीं तो कल इंडियंस को राज करने के लिए उनकी जरूरत फिर से पड़ेगी। लेकिन हम अपने लीडर्स और उनकी लीडरशिप को सलाम करते हैं, जिनके एफर्ट्स ने दुनिया के इस नजरिए को गलत साबित कर दिया।
आज हम गर्व से कह सकते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक विविधता में एकता का देश है। क्या आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल एक ऐसा एकमात्र स्टेट है जिसका ताज हिमालय है और चरणों को चूमती बे ऑफ बंगाल है। एक ऐसा स्टेट जिसे हिमालय और सागर का बाउंड्री मिला है, संग में मिली है एन एक्सटेंसिव इंटरनेशनल बाउंड्री 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्या आपको ऐसी ही किसी और इंडियन स्टेट के यूनिक बॉर्डर्स के बारे में पता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी लिखें कि इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर आपको भी क्या लगा है कि इंडियन बाउंड्रीज आर क्लमजी येट ब्यूटीफुल। मिलते हैं अगले मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।